नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर, उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर रही कमेटी ने ड्राफ्ट को अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया जाएगा। ये बात खुद सीएम धामी ने कहा। सीएम धामी ने कहा कि ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी और यानी कि 30 जून के बाद कभी भी प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है और फिर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा। उसका ड्राफ्ट मिल जाएगा। जो कमेटी ने हमको अश्योर किया है कि हम 30 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे कि समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ तो लागू हो और सबसे हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करें। और हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लग गई थी और एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था। वहीं मौके से 2 आरोपी फरार भी हो गए थे। अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, एक बदमाश को पकड़ लिया है जबकि एक बदमाश अभी भी फरार है, जिस पर 15,000 के नाम घोषित है। पकड़े गए आरोपी यूपी सहारनपुर के रहने वाले हैं। वहीं आरोपी के पास से पुलिस ने 2 तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी सहारनपुर से हरिद्वार में आकर वाकशी करते थे। अभियुक्त लगातार सहारनपुर से आकर यहाँ पर गायों को चोरी कर ले जाना या जो ऐसे स्ट्रीट पर गाय वगैरह छोड़ दी जाती है उसको ले जाते थे और गौकशी करते थे। चूँकि यह गैंग लगातार सक्रिय था इसमें और इनके आने की सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर आकर फिर ये गौकशी और अन्य घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो इस पर ये कार्रवाई हुई है। उत्तरकाशी देहरासू रेंज के मड़ी गांव में गुलदार की दहशत जारी है। वहीं डीएफओ ने गांव का जायजा भी लिया और गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपको बताएं कि शनिवार को गुलदार ने खेत में काम करने गई एक महिला को अपना निवाला बना लिया था। वहीं गुलदार को पकड़ने के लिए 3 टीमें तैनात की गई हैं। एक टीम मौके पर रहेगी, दूसरी गाँव में और तीसरी टीम लगातार सड़कों पर गश्त करेगी। वहीं गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है। एक टीम वहाँ रहेगी, एक टीम जो है गश्त करेंगी और एक टीम जो है मतलब जो मोटरसाइकिल पर जो रास्ता है उस पर तैनाती रहेगी। इसके अन्यथा जो है जो घटनास्थल पे हम कैमरा ट्रैप भी लगा रहे हैं। इसके साथ साथ जो आदमखोर घोषित करने की जो कार्रवाई होती है वो स्तर से होती है, उसके लिए हम रिपोर्ट बना रहे हैं। तो जो हमारी रिपोर्ट है वो बना रहे हैं मौखिक तौर से। उसमें कर्नाटक का भले ही उत्तराखंड से सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव की हार ने जहां उत्तराखंड बीजेपी को भी अलर्ट कर दिया है, वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा संदेश छोड़ दिया है। रिपोर्ट देखिए। पहले पड़ोसी राज्य हिमाचल और अब सुदूर दक्षिण में कर्नाटक चुनाव के नतीजों से उत्तराखंड बीजेपी के माथे पर शिकन है। हालांकि सरकार की मंत्रियों की इमेज, उनके कामकाज, विधायकों का पब्लिक कांटेक्ट, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर बीजेपी अपना फोकस केंद्रित कर सकती है। हालांकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में 4 साल का समय है, लेकिन इस बीच बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव, स्थानीय निकाय और लोकसभा चुनाव है, जो बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह होने वाले हैं। पहले हिमाचल और अब कर्नाटक में जीत से कांग्रेसियों को मिली मनोवैज्ञानिक बढ़त ने उसकी चिंताएं बढ़ा दी है। हम लोग बूथ स्तर पे भी काम कर रहे हैं, सरकार युद्ध स्तर पे जो है समाज के हित में काम कर रही है और भारत सरकार की जो जो स्कीमें हैं गरीब कल्याण की, उनको घर घर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में हम लोगों को ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। हिमाचल प्रदेश हो चाहे कर्नाटका हो, उसमें काफी मेहनत की थी। पार्टी की रणनीति में शायद हो सकता है कि कहीं न कहीं चूक रही होगी, फिर भी जनादेश हम स्वीकार करते हैं। हम पूरी मेहनत करेंगे, कार्यकर्ता अपने स्तर पर और मजबूत होगा। लेकिन क्या जीत के इस उत्साह को कांग्रेस बरकरार रख पाएगी? क्या कर्नाटक जीत से उत्तराखंड कांग्रेस के नेता कुछ सबक लेंगे? ज्यादा समय नहीं हुआ जब 2022 का विधानसभा चुनाव अपने ही नेताओं की गुटबाजी के कारण वो बुरी तरह हार गई थी। जिनको जनता की फिक्र होगी, राज्य की फिक्र होगी, राष्ट्र की फिक्र होगी, वो सबक लेंगे और जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि सबको कांग्रेस ने कुछ ना कुछ दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको कांग्रेस ने आइडियोलॉजी दी है।
उत्तराखंड बीजेपी पर अब चुनावी तैयारियों को लेकर और अधिक दबाव पड़ सकता है, जिसका असर अब संगठन और सरकार दोनों के कामकाज में देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर कुछ नए प्रयोग भी देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आज आ गया। राजधानी देहरादून में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने इस बार बोर्ड की परीक्षा दी थी। पास होने पर छात्र छात्राओं ने खुशी जताई। छात्र छात्राओं का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी की थी उसी के मुताबिक ही उनका रिजल्ट आया है और भी आगे बेहतर पढ़ाई वो करते रहेंगे। अभी मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी तो मेंस भी निकल गया है और आगे 2-3 और पेपर है वो भी दे रही हूँ, तो इंजीनियरिंग की करनी है अब। 98.25। मेरी परसेंटेज 99.2% आई है और मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन ऐसे की कि मैं हर रोज रेगुलरिटी से पढ़ता था। सारे सब्जेक्ट्स को मैंने इक्वल टाइम दिया है और जो खासकर जो सब्जेक्ट्स में मैं वीकनेस थी मेरी, मैंने उनको ज्यादा टाइम दिया है थोड़ा सा, और मैं ज्यादा प्रैक्टिस पेपर्स किए एग्जाम से पहले, जितना हो सकता था उतने ज्यादा प्रैक्टिस की मैंने, क्वेश्चंस किए हर सब्जेक्ट में। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वो नजर आए हैं। सीएम धामी ने कहा कि किसी भी विद्यार्थी जीवन के हर पद पर सफलता प्राप्त करने हेतु देश प्रदेश का नाम वो रोशन करें। वहीं सीएम ने कहा परीक्षा में जिन विद्यार्थियों को कम नंबर मिले हैं वो हताश न हो, निरंतर प्रयास करते रहें। और केदारनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है, जो इसके बाद केदारपुरी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम में आए फिर से बदलाव के बाद प्रशासन ने भी यात्रियों से मौसम को देखते हुए अपना जो यात्री का शेड्यूल है, ट्रैवलिंग का शेड्यूल है, वो तैयार करने की अपील की है। मौसम खराब होने के बावजूद भी केदारनाथ में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी के बावजूद भी जंगल धधक रखे हैं और रविवार को प्रदेश में आग लगने की 8 घटनाएं आई हैं और जंगलों में आग लगने की अभी तक करीब 350 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसकी चपेट में आकर 400 हेक्टेयर से अधिक एरिया में वन संपदा प्रभावित हुई है। वन विभाग ने करीब 11 लाख के नुकसान का आकलन किया। आग के लिहाज से कुमाऊं मंडल सबसे अधिक संवेदनशील बना हुआ है। यहाँ अभी तक 180 घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में 118 घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। वहीं आग की चपेट में आकर अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक वनकर्मी समेत 2 लोग घायल भी हैं। आग पकड़ लेगा यहाँ की मकान है। और बीते सालों में हेमकुंड यात्रा के दौरान हुई हुड़दंग की घटनाओं से सबक लेते हुए अब उत्तराखंड पुलिस ने एक सख्त एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें हेमकुंड पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की बॉर्डर पर ही चेकिंग की जाएगी। और इस मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने सभी श्रद्धालुओं को अपील की है कि किसी भी हुड़दंगियों को नहीं बख्शा जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में 20 मई से हेमकुंड की यात्रा शुरू होने जा रही है और इस दौरान अक्सर स्थानीय लोगों और सिख समुदाय के लोगों में टकराव होता है, जिसे देखते हुए पुलिस ने पहले ही कमर कस ली है। अभी 20 तारीख को खुलने का है और उससे पहले हमारी जो गढ़वाल के जनपद हैं उनका पुलिस प्रमुखों को हमने इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं कि जो भी व्यक्ति कहीं से भी आ रहा है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या ट्रक है, वो सारा मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत जो भी नियम है फॉलो करो और जो कानून है उसको इन्फोर्स करने के, सख्ती से इन्फोर्स करने के लिए निर्देश दिया जाएगा। अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आप ज्यादा सामान ले जा रहे हैं तो आपको 1-2 गुना नहीं बल्कि 6 गुना तक चालान भरना पड़ सकता है। इसके लिए रेलवे ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है और ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्यादा सामान ले जाने वाले यात्रियों से भारी भरकम जुर्माना वसूल किया जा रहा है। अभी तक ज्यादा सामान ले जाने पर यात्री के किराए के बराबर ही जुर्माना वसूला जाता था,
लेकिन अब इसको बढ़ाकर 6 गुना कर दिया गया है। वहीं ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों का मानना है कि यात्रियों से इतना भारी भरकम जुर्माना वसूलना गलत है। रेलवे हम ट्रेन से इसलिए जाते हैं कि लगेज होता है हमारे पास, भाई हमारे पे ज़्यादा लगेज होता है, हमारे से 6 गुना वसूल किया जाता है। ट्रेन का मतलब यात्रा करने का मतलब ये है कि भाई ट्रेन में लगेज जा सकते हैं हम लोग, और यही रेलवे से है कि क्योंकि भाई हमारा 6 गुना चार्ज ना लिया जाए। हाँ, वसूली कहने का मतलब कि जो भार है, जो सामान है, उसको लेकर के तो जाना ही पड़ेगा, है ना, और उसको तो कहीं छोड़ नहीं देना होगा। ज़रूरी का सामान है, उसको लेकर के ही जाएंगे, है ना। ऐसी स्थिति में जो है से मान लेते हैं भाड़ा अगर ज़्यादा वसूला जाता है, 6 गुना ज़्यादा वसूला जाता है, तो यह प्रक्रिया जो है यह अच्छा नहीं है। पहाड़ की आबोहवा, लोक संस्कृति और कल्चर पर्यटकों को हमेशा लुभाते रहे हैं। यहाँ के जनजीवन को जानने के लिए कई लोग विदेशों से भी यहाँ आते हैं, लिहाजा नैनीताल में दीवारों को सजाने का कार्य किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अब पर्यटन स्थलों की दीवारें सजने लगी हैं। नैनीताल के भवाली में पहाड़ के कल्चर से पर्यटकों को लुभाया जा रहा है और पहाड़ की गौरवशाली परंपरा को पेंटिंग में उकेरा जा रहा है। भवाली को भी एक अलग पहचान मिले और हमारा रोजगार भी बढ़े, क्योंकि हमारी जो अब वर्तमान स्थिति में प्रतिस्पर्धा का युग है, तो ऐसे में हमें भी कहीं ना कहीं कुछ अलग ढंग से अपने बाजार को सजाना पड़ेगा ताकि पर्यटक उसकी ओर आकर्षित हो। दरअसल रामनगर में G20 सम्मेलन के लिए वहां की दीवारों को सजाया गया था, जिसकी खूब तारीफ हुई थी। इसीलिए अब पर्यटक स्थलों की दीवारों पर पेंटिंग की जा रही है और वॉल पेंटिंग के साथ 3D पेंटिंग से दीवारों को तैयार किया जा रहा है। ऐसे स्थान जहाँ पे टूरिस्ट वाकई में ज़्यादा आते हैं, चाहे मुक्तेश्वर का एरिया हो, रामगढ़ का एरिया हो या पंगोट का एरिया हो, वहाँ गांव के गांव टेकअप करें, एक गांव को एक ही फॉर्म में हम ले आए। पर्यटन स्थलों की दीवारों को सजाया जा रहा है, जो पर्यटन के लिहाज से एक अच्छी पहल है, लेकिन अब जरूरत है इन खूबसूरत दीवारों की देखरेख की, ताकि दीवारों की खूबसूरती ऐसी ही बनी रहे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और देहरादून के दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड को एक आयुष प्रदेश के रूप में आगे लाएं। सीएम धामी ने कहा कि होम्योपैथी का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तराखंड जहाँ देवभूमि है, वहीं ये आयुष भूमि भी है, आयुष के साथ साथ योग भूमि भी है। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, उससे तमाम प्रकार की जो चर्चा होती है, जो उसमें एक मंथन होता है, चिंतन होता है, उसमें से सकारात्मक रूप से तमाम सारे चीज़ें बाहर आती हैं, तमाम चीज़ों पर चर्चा होती है। वो कहीं ना कहीं जो हमारा संकल्प है कि इसको आयुष का प्रदेश बनाएंगे, आयुष हमारी पहली प्राथमिकता है। भारत की पुरातन और सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ जो चरक संहिता में आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, ये जड़ी बूटी औषधियों से निर्मित ही वो दवाइयाँ हैं। भले हमारे जर्मन के विद्वान ऐसे चिकित्सक हनुमान ने पूरे दुनिया में इसको आगे बढ़ाया, लेकिन ये हमारी परंपरा है। शूटिंग तो वैसे एक महंगा गेम है और इस गेम में महारत हासिल करने के लिए लाखों का खर्चा भी आता है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने इस खेल में अपना भविष्य बनाने वाले शूटर्स के लिए एक पहल की है। रिपोर्ट देखिए। देहरादून पुलिस लाइन में स्थित शूटिंग रेंज के दरवाजे अब आम जनता के लिए भी खोले गए हैं, जो निशानेबाजी के खेल में आगे बढ़ने वाले युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है। और अब प्रदेश के युवाओं को कम रेट में शूटिंग सीखने का मौका मिलेगा।
हमारा एक इंडोर फायरिंग रेंज है देहरादून में, जिसको कि हम लोग जो भी पब्लिक के जो स्पोर्ट्स शूटिंग के स्पोर्ट्स में हैं और इधर उधर जाते हैं, साथ में जिनके अपने प्राइवेट वेपन्स हैं जो कभी फायर नहीं कर पाते हैं, हम लोग उनको एक मौका देना है कि वहां पे आके वो भी कर सकते हैं। देहरादून पुलिस लाइन के इंडोर शूटिंग रेंज में शूटर्स रिवॉल्वर, पिस्टल, 9mm कार्बन, AK-47 राइफल और इंसास राइफल से शूटिंग कर सकते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस 3000 और हर महीने की फीस 1000 से 1500 रुपए रखी गई है। एक तो रजिस्ट्रेशन करके आप फायरिंग कर सकते हैं महीने में 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन बंद रहता है और उसकी टाइमिंग भी स्लॉट फिक्स किए हैं, जैसे 8 से 10, 10 से 12, जैसा आपको कंड्यूसिव होता है तो आप आगे अपना फायरिंग यहाँ कर सकते हैं। पुलिस की इस पहल से कहीं न कहीं युवाओं में छुपी प्रतिभा सामने आएगी और युवाओं को भी शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और वहीं पहाड़ों में इन दिनों काफल की बहार आई हुई है। कहने को तो ये जंगली फल है, लेकिन अपने खट्टे मीठे स्वाद और रंग के कारण ये पहाड़ों पर फलों के राजा के रूप में भी पहचाना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में दिनों काफल से पेड़ लदे हुए हैं। पहाड़ी फल काफल अपनी मिठास से लोगों का मन मोह लेता है और सैलानी भी काफल को खूब पसंद करते हैं। यह फल हम बहुत मुश्किल से तोड़ के लाते हैं। मम्मी और मैं पहाड़ों चट्टानों पर चढ़ के इसे तोड़ के लेके आते हैं और ये फल काफी लोग इसे काफी पसंद करते हैं। काफल स्वाद के साथ सेहतमंद भी है। इसके साथ पहाड़ के लोग काफल फल बेचकर अपनी आजीविका भी चलाते हैं, क्योंकि सैलानियों को रसीले फल बेहद पसंद हैं। हमारे लोग इससे आजीविका भी चलाते हैं, दिन भर जंगलों में जाते हैं और वहाँ से तोड़ते हैं इसको, अपने बच्चों के लिए इसको बेच के अपने बच्चों का भरण पोषण भी करते हैं। काफल उत्तराखंड का स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है। काफल सिर्फ फल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति का हिस्सा भी है। अगर इन दिनों आप पहाड़ी गांव में पहुंच गए तो आपका स्वागत काफल फल खिलाकर होगा। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में 4 महिलाओं की हत्या करने वाला आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर। बीते शुक्रवार को उसने 4 महिलाओं की हत्या की थी। हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर एक युवक शराब पीता नजर आया। स्थानीय लोगों को फटकार के बाद युवक वहां से भाग खड़ा हुआ। कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी और मेयर के बीच चल रहे विवाद में अब पार्षद भी फूट पड़े हैं। नगर निगम पार्षद ने मेयर हेमलता नगी पर शराब ठेका के मामले में राजनीति करने के आरोप लगाए। हरिद्वार के रोशनाबाद में बीजेपी ओबीसी कार्य समिति की मीटिंग हुई। आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत पर पिथौरागढ़ के कांग्रेसी भी उत्साहित हैं। कांग्रेस वर्कर ने यहां पर आतिशबाजी कर अपने खुशी का इजहार किया। कॉर्बेट पार्क के बेजुरानी रेंज में शेर अली बाबा की मजार पर 24 से 27 मई को उर्स का आयोजन हो रहा है, जबकि ये प्रतिबंधित जोन है। बागेश्वर में अचानक से मौसम का रंग बदल गया। सुबह की गुनगुनी धूप के बाद दोपहर को तेज आंधी के साथ बारिश हुई। बागेश्वर में तेज हवा के साथ हुई बारिश से नेशनल हाईवे पर विशाल पेड़ गिर गया, जिससे 1 घंटे तक आवाजाही ठप रही। ऋषिकेश में उद्योगपति भूपेंद्र मोदी विश्व को शांति का संदेश देने के लिए यात्रा करेंगे। उन्होंने सभी पार्टियों से आग्रह किया है कि अपने घोषणा पत्र में सनातन धर्म को दर्जा दिलाने की बात कहें। मानसखंड की झांकी उत्तरकाशी पहुंची। यहां पर विधायक ने हरी झंडी दिखाकर झांकी को भटवाड़ी के लिए रवाना किया। और आज मदर्स डे पर न्यूज़ 18 सभी माओं को